हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिएक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी अंडर थ्री फोर्सेस। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा वो मैकेनिक्स का एक स्टैटिक पार्ट है, उसके अंदर अंदर आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले कि इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन अ प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर कोई तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या तो वो तीनों फोर्सेस किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, यानी कि अगर एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, तो ये तीनों आपस में, ये गलत बन गया, इस तरीके से होंगे, मतलब ये तीनों आके एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर वो किसी एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं तो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने एक अपनी बॉडी कंसिडर कर ली है। ठीक है, इस पर एक बी सी तीन पॉइंट है। ठीक है, कंसिडर थ्री पॉइंट ए बी सी। फोर्सेज एक्टिंग ऑन पॉइंट ए बी सी इज F1 F2 एंड F3। ठीक है, ए बी सी पॉइंट पर F1 F2 और F3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर पहले हम दो केस इसमें लेने पड़ेंगे। दो केस लेने क्या पड़ेंगे, दो चीज़ें उन्होंने दी ही हैं कि या तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। तो पहला हम लेके चल रहे हैं कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 एंड F2 आर नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट तो करती हैं। ठीक है, तो हमने ये F1 बनाया है, ये F2 बनाया है, और इसको हमने क्या करा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हमने जब एक्सटेंड किया तो ये किसी एक पॉइंट ओ पर आके इन्होंने इंटरसेक्ट किया। ओ कोई भी हमारा एक रैंडम पॉइंट है, क्योंकि F1 F2 F3 जो है वो इक्विलिब्रियम पे होंगे, इक्विलिब्रियम में है, मतलब फोर्सेज जो है वो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेज का जो मोमेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, यानी कि नो मूवमेंट। ठीक है, तो जब वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका जो एल्जेब्रिक मोमेंट होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट होगा किसका, ऑल फोर्सेस का, वो जीरो के इक्वल होगा। अब ऑल फोर्सेस में कौन आ जाते हैं, मोमेंट ऑफ F1 प्लस मोमेंट ऑफ F2 प्लस मोमेंट ऑफ F3, ये जो होगा वो तुम्हारा किसके, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने क्यों लिखी, क्योंकि हमने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। ठीक है, तीन फोर्स हैं, तीनों फोर्सेस का मोमेंट होगा, तो मोमेंट ऑफ F1 F2 और F3 सबका जीरो होगा। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये चीज़ हमने तुम्हें पहले ही बताई थी कि अभी जस्ट हमने बोली है कि F1 और F2 जो हैं वो तुम्हारे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मोमेंट निकालने के लिए हमें अपनी बॉडी को किसी एक पॉइंट पे फिक्स करना होगा। ठीक, उसको हम मान लो इस ओ पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं, और इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम F1 का मोमेंट निकालते हैं तो जीरो आएगा, F2 का मोमेंट निकालते हैं वो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा जीरो प्लस मोमेंट ऑफ F3 इक्वल्स टू जीरो। F1 और F2 के मोमेंट को हमने जीरो क्यों बोला है, क्योंकि ओ पॉइंट तुम्हारा फिक्स पॉइंट है, हमने बॉडी को ओ पर फिक्स किया है और इसी के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट निकालते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो मोमेंट होता है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाती है। ये चीज़ें हम पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो F1 और F2 की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पॉइंट ओ से ही पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है इनका मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया है, मोमेंट ऑफ F3 जो है वो भी जीरो के इक्वल आ गया। अब मोमेंट ऑफ F3 जीरो के इक्वल आ गया है, तो इससे तुम्हें क्या कंक्लूजन निकालना है कि मोमेंट ऑफ F3 जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो F3 की लाइन ऑफ एक्शन है वो तुम्हारी ओ से पास होगी। ठीक है, अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो उसका मोमेंट जीरो होगा। अगर मोमेंट जीरो है तो उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है जहाँ पर तुमने बॉडी को फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पर बॉडी को हमने ऊपर फिक्स कर रखा है। ठीक है, F1 F2 का मोमेंट इसलिए जीरो हो गया था क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रही थी। ठीक है, और F3 का मोमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो हमने अभी तक सॉल्व किया है वहाँ से तो ये निकल के आया ना कि मोमेंट ऑफ F3 जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो F3 है ये भी इसी लाइन से पास होगा, तिरछा बन गया। ये F3 जो है तुम्हारा, इस F3 फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी तुम्हारी ओ पॉइंट से ही पास होगी। ठीक है, अब मतलब ये चीज़ देखो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जो निकल गई हैं वो कहाँ से निकल गई हैं, इस पॉइंट से। ठीक है, कि एल्जेब्रिक सम जो है मोमेंट का वो जीरो के इक्वल है। ये जीरो के इक्वल क्यों है, क्योंकि तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब तीनों इक्विलिब्रियम में है तो ये मोमेंट जीरो हो गया। मोमेंट जीरो हो गया तो F1 F2 का तो मोमेंट वैसे भी जीरो होना है, क्योंकि हमने उसको ओ पॉइंट पे फिक्स किया है और उसी से उसकी लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। ठीक है, F3
भी तुम्हारा मतलब F3 का मोमेंट जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो F3 से ही पास होगी, तभी मोमेंट जीरो आ रहा है। अगर किसी दूसरी जगह से पास होती तो फिर जीरो नहीं आता। ठीक है, तो ये जो पहली कंडीशन थी कि हमारा जो तीनों फोर्स होंगे वो किसी एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो गई, क्योंकि F1 भी ओ पॉइंट पे आ रहा है, F2 भी ओ पॉइंट पे मिल रहा है आके, और F3 भी ओ पॉइंट पे मिल रहा है आके। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो अब इसमें हम लास्ट में सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ F3 जीरो है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो F3 की वो O से पास हो रही है। ठीक है, ये हमने मोमेंट की हेल्प लेके सॉल्व किया है, इसको प्रूफ किया है। अगर कोई गोखरू की बुक फॉलो कर रहा है तो उसमें इसको अलग तरीके से प्रूफ किया गया है। जैसे कि उन्होंने उसमें बताया कि हमारे पास दो फोर्स हैं F1 और F2। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पैरेलल फोर्स हैं तो कहीं ना कहीं पर ये मिलेंगे जाके, तो उन्होंने मान लिया कि ये ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं आके। ठीक है, अब ये जो F1 और F2 फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए जो तुम्हारा तीसरा फोर्स है, ठीक है, F3, उसको भी इस O पॉइंट से ही पास होना पड़ेगा। उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी इस O पॉइंट से ही पास होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस रिजल्टेंट को बैलेंस करना जरूरी है। तो अब इसको बैलेंस कौन करेगा? एक फोर्स बचा तुम्हारा, तो F3 को इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ठीक है, ये उनका एक्सप्लेनेशन है, हमने मोमेंट की हेल्प से किया है। जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा केस आता है कि जब फोर्सेस हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, केस 2। अब दूसरा केस है हमारे पास जब फोर्सेस हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1 एंड F2 आर पैरेलल। ठीक है, अब हम दो फोर्सेस ले रहे हैं F1 और F2, और ये दोनों फोर्स हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, दूसरा वाला हम केस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फोर्स आ गए F1 और F2। ठीक है, ये F1 और F2 फोर्स हैं, ये पैरेलल हैं, दिख भी रहे होंगे। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स अगर तुम्हारे पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट तुम फाइंड कर सकते हो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट किस तरीके से निकलता है? अगर पी क्यू दो फोर्स है, उनका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये उनका रिजल्टेंट निकलता है। थीटा उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, थीटा या अल्फा। यहाँ पर हमारा क्या है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये सबको पता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिजल्टेंट। अब ये वाला जो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, ये जो है तुम्हारा A प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं F1 प्लस F2। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट जो है तुम्हारा वो F1 प्लस F2 होगा। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो तुम्हारी इस डायरेक्शन में होगी, ये तुम्हारा है R। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये तुम्हारा R बन गया है, क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टम है, जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब F1 इधर है, F2 इधर, रिजल्टेंट इधर है, तो अब इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए F3 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि तुम्हारा किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि F3 को इस तरफ आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर F3 भी इधर ही चला गया तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो पैरेलल है किसके? F1 एंड F2। ठीक है, अब इस ऐसे एक बार देख लो कि तुम्हारे पास दो फोर्सेस हैं F1, मतलब तीन फोर्स हैं F1 और F2। हमने माना है दो फोर्स हमारे पास F1 और F2 जो है हमारे पैरेलल हैं। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्यों होगा वो भी हमने तुम्हें दिखा दिया है कि रिजल्टेंट जो है वो F1 प्लस F2 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में है, तुम्हारे दोनों फोर्सेस भी इसी तरफ हैं। अब ये कंडीशन भी हमारे साथ है ना कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, इस रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो F3 हमारा एक ही फोर्स बच रहा है F3, तो उसको F3 को अपोजिट डायरेक्शन में, इसके रिजल्टेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये हमारे इक्विलिब्रियम में रह सकें। ठीक है, अब इसमें दूसरा केस है, जैसे कि अभी तो F1 और F2 दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में थे। अभी एक हमारे पास दूसरा केस आ सकता है कि अगर F1 हमारा इस साइड है और F2 हमारा इस तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसमें डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स बड़ा है। ठीक है, अगर तुम्हारा हम मान लेते हैं कि F2 जो है वो बड़ा है F1 से। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो जाहिर सी बात है किसकी? F2 की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, R विल बी इन डायरेक्शन ऑफ F2। ठीक है, R जो होगा वो तुम्हारा F2 की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब R तुम्हारा F2 की डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे, और R की वैल्यू कितनी होगी ये भी तुम निकाल सकते हो, F1 माइनस F2। ठीक है, जो हमने फार्मूला ऊपर यूज़ किया था सेम फार्मूला यूज़ करना, बस वहाँ पर कॉस थीटा में थीटा की जगह पे 180 रख देना, जीरो की बजाय।
क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है और cos 180 -1 होता है, तो F1 माइनस F2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो F2 की तरफ चला जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी F1 माइनस F2, ठीक है। अब रिजल्टेंट तुम्हारा इधर क्या है, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो तुम्हारा F3 जो है वो रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारे F1 F2 और F3 हैं ये तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब इनके जो मतलब F1 और F2 के बीच में एंगल 180 का बन रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पैरेलल वाली कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तभी वो पैरेलल की कैटेगरी में आएंगे, ऐसे भी ये पैरेलल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब तीनों फोर्स पैरेलल हैं, ये चीज़ प्रूफ हो गई। अगर F1 और F2 अलग अलग डायरेक्शन में है और अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है या फोर्स हमारे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसके पहले अगर पैरेलल नहीं है लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस की, तो वो क्या होगी, किसी एक पॉइंट पर आके मिलेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, ठीक है। तो बता देते हैं, अगली वीडियो जो होगी हमारी उसमें हम 3-4 थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी थ्योरम ऑफ मोमेंट, ठीक है, थ्योरम ऑफ मोमेंट। इसके बाद है तुम्हारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, लेमीज थ्योरम, और लास्ट है तुम्हारा एमएन थ्योरम। ये जितनी भी थ्योरम्स हैं ये सारी के सारी थ्योरम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, ठीक है। मतलब इन थ्योरम की वजह से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इनको मिस मत करना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।